हेलो एवरीवन। देखिए, जो आज की क्लास है उसमें हम लीनियर डिफेक्ट या वन डायमेंशनल डिफेक्ट की बात करने वाले हैं, राइट। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। जो आपको ये पेज दिख रहा है, ठीक है, चाहे तो इसको थोड़ा जूम करके दिखा सकता हूँ मैं, ठीक। ये पूरी बातें रहेंगी। डिसलोकेशन क्या होता है, उसमें भी मेनली अपन एज डिसलोकेशन की बात करेंगे, राइट। बर्गर वेक्टर देखेंगे, बर्गर वेक्टर क्या होता है, ठीक। कुछ टीचर्स या एजुकेटर उसको बर्जर भी बोलते हैं। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रोनाउंसिएशन तो ठीक है यार, राइट। तो आज की क्लास में ये सारी बातें होंगी। और देखिए, मैंने जो सरफेस डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट थे वो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो उनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और जो आज की क्लास होने वाली है, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आप देखोगे कि मटेरियल साइंस के ना बहुत से क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं भैया, देखते हैं क्या होता है डिसलोकेशन, ठीक। ओके, देखो भैया, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि लीनियर डिफेक्ट या वन डायमेंशनल डिफेक्ट जो है वो क्या चीज़ है। तो एक चीज़ याद रखो, इसमें क्या होता है, एक लाइन या एज इन्वॉल्व है या सिंगल डायमेंशन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं लीनियर डिफेक्ट या वन डायमेंशनल डिफेक्ट, राइट। इसी के अंदर डिसलोकेशन आता है, ठीक। तो कई बार हम डिसलोकेशन या लीनियर डिफेक्ट सिंगल वर्ड ही यूज कर देते हैं, कई बार उसको डिसलोकेशन भी बोल देते हैं, ठीक। अब डिसलोकेशन क्या होता है, तो इट अकर्स ड्यू टू मिस अलाइनमेंट ऑफ सम ऑफ द एटम्स ऑफ द क्रिस्टल, ठीक। क्रिस्टल के जो कुछ एटम्स होते हैं ना, उनका क्या हो जाता है, मिस अलाइनमेंट हो जाता है। मिस अलाइनमेंट बोले तो दे आर नॉट एट देयर करेक्ट पोजिशन, जहां उनको होना चाहिए वो नहीं होते वहां पे, ठीक। इस वजह से डिसलोकेशन डिफेक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, राइट। इसके तीन टाइप होते हैं, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन और मिक्स्ड डिसलोकेशन, राइट। क्या होता है एक एक करके डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। मेनली हम फोकस करेंगे एज डिसलोकेशन पे, राइट। स्क्रू जो है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है। और ये जो बर्गर वेक्टर लिख रखा है कि बर्गर वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर, ये सब क्या चीज़ें, एक एक करके डिस्कशन होगा, राइट। तो अब तुम एक चीज़ देखो, ठीक है भैया, डेफिनेशन तो अपने को समझ आ गई कि इट अकर्स ड्यू टू मिस अलाइनमेंट ऑफ सम ऑफ द एटम ऑफ द क्रिस्टल। अब उसमें एक चीज़ देखो कि डिसलोकेशन का जो एज डिसलोकेशन है अपन उसकी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर ये टर्म सीखेंगे कि बर्गर वेक्टर क्या है, टेंजेंशियल वेक्टर क्या है, इनमें जो रिलेशन चल रहे हैं, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये सब क्या चीज़ें, वो सब बातें अभी धीरे धीरे करके करते हैं, राइट। देखो, एज डिसलोकेशन, तो तुम तो एक चीज़ पहले ये समझो, यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखा है, राइट। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ठीक है। अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हुआ कि एक तुमको दिख रहा है कि ये अलग अलग प्लेन्स बने थे, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये चौथा प्लेन, पांचवा प्लेन, ठीक है। 3D में पूरा बना हुआ है, और ये तुमको जो गोल गोल दिख रहा है ये एटम्स बना रखे मैंने। बट तुमको एक प्लेन यहाँ पे दिख रहा है, वो प्लेन ऐसा है कि वो प्लेन टॉप से चालू हुआ लेकिन क्रिस्टल में बॉटम तक गया ही नहीं है, बीच में कहीं पे रुक गया, ठीक। उसको मैंने नाम दे दिया हाफ प्लेन। क्या नाम दे दिया, हाफ प्लेन, राइट। जिसको मैंने अभी ये कलर्ड कर रखा है, ठीक है, ऑरेंज कलर से तुमको दिख रहा है कि उसमें कलर भरा हुआ है। अब भैया हुआ क्या कि इस हाफ प्लेन के आ जाने से क्रिस्टल में कुछ कारनामे क्रिएट हो गए। क्या कारनामे क्रिएट हुए वो मैं अभी बताता हूँ, वो यहाँ पे देखो, वो कारनामे तुमको समझ में आएंगे इस वाले डायग्राम से, ठीक। देखो, ये जो है ना, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, जिसको भी हाईलाइट किया, ये अपना था सेम, ये पहले नंबर का प्लेन, ठीक। ये पहले नंबर का प्लेन, फिर ये दूसरे वाला, ये बना हुआ है, ये दूसरे वाला, और तीसरे वाला, ये रहा तीसरे वाला जो हाफ प्लेन है, ठीक। अब देखो हुआ क्या, जब हाफ प्लेन आया ना, तो तुम एक चीज देखो कि ये जो दूसरे नंबर के प्लेन के जो एटम्स हैं और जो ये चौथे नंबर के प्लेन के एटम्स हैं, तो उनको क्या लग रहा है, जो ये ऊपर के एटम्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम्स को क्या फील हो रहा है कि भैया उनके बीच में किसी को आपने डाल दिया है, जिसको वहां पे नहीं होना चाहिए था, राइट। तो उनके बीच की जो गैप थी वहां पे कोई नया मेंबर आ गया, तो अब होगा क्या कि ये जो नया प्लेन था, जो नया हाफ प्लेन था, ये क्या करेगा, उन जो साइड के जो प्लेन्स थे, जो आइट साइड के प्लेन थे, जो उसके एटम्स थे, उन एटम्स को पुश करेगा, राइट। पुश करेगा, या मैं बोल दूं
कि ये जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आया है ये साइड के एटम्स पे क्या कौन सा फोर्स लगाएगा भैया? अरे कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगा रहा है? कंप्रेसिव फोर्स, राइट। ठीक है, तो ऊपर के एटम्स पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, जबकि तुम जरा ये एटम्स पे फोकस करो। पहला एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये और एक एटम ये। देखो ये जो 4 एटम है ना, अब हुआ क्या, जैसे अगर इस एटम पे अपन फोकस करें तो इसमें ऐसा है कि 3 साइड से तो इक्वली बॉन्डेड है वो, ये ऊपर की तरफ, इधर लेफ्ट की तरफ और इधर बॉटम की तरफ। बट ये तुम देखो कि इस तरफ जो है राइट की तरफ जो एटम होना चाहिए था उसको ऐसा लगेगा कि यार एटम बहुत दूर है। ठीक, तो जो राइट की तरफ है, राइट की तरफ से वो इक्वल इंटर एटॉमिक फोर्स से बाउंडेड नहीं है। ठीक, ऐसा ही जो ये वाला एटम होगा, ये वाला एटम भी सेम फील करेगा कि वो लेफ्ट की तरफ से जो इक्वल इंटर एटॉमिक फोर्सेस थे जो उसको बाकी 3 साइड से एटम्स लगा रहे थे, उस वो फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो दोनों एटम्स है ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, राइट। तो तुमको दिख रहा है कि इस डायग्राम में ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आ गए, ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आ गए। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नीचे के एटम्स थे, नीचे के एटम्स थे, उनमें कौन सा स्ट्रेस लग रहा है यार? अरे कौन सा स्ट्रेस लग रहा है? उनमें लग रहा है टेंसाइल स्ट्रेस, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक, और जो ये ऊपर का एरिया था, ऊपर के जो एटम्स थे, इनमें कौन सा स्ट्रेस लग रहा था भैया? इसमें लग रहा था कंप्रेसिव स्ट्रेस, और नीचे अपना टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक, इन स्ट्रेसेस के कारण अपन ने बोल दिया कि स्ट्रेन फील्ड क्रिएट हो गई। स्ट्रेन मतलब कुछ डिफॉर्मेशन आ गया। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड आई, टेंसाइल स्ट्रेसेस के कारण टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड क्रिएट हो गई, राइट। और ये जो स्ट्रेन फील्ड क्रिएट हुई, अभी अपन समझेंगे कि इस स्ट्रेन फील्ड की वजह से क्या हुआ। इस स्ट्रेन फील्ड की वजह से जो जो डिसलोकेशन के आसपास के एटम्स थे, ये जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन के आसपास के जो एटम्स थे, वो हाई एनर्जी स्टेट पे आ गए। ठीक, अरे उनमें कुछ फोर्स, उनमें कुछ स्ट्रेस ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है क्या? तो ऑलरेडी कुछ स्ट्रेस जनरेट हो चुका है, मतलब वो हाई एनर्जी पे आ चुके हैं। मतलब अगर तुम बाहर से कोई फोर्स लगाते हो, बाहर से कोई फोर्स लगाओगे तो भैया जो ये जो हाई एनर्जी के एटम्स है ना, ये इजीली बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे। ठीक, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है, राइट। इसकी वजह से मटेरियल में फेलियर हो जाएगा। ठीक है, उसको अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी यहाँ तक की बात क्लियर है कि कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड और टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड क्या चीज़ थी। अब तुम एक चीज़ समझो, ठीक है, ये डेफिनेशन अपन देख सकते हैं कि एन एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम appears in the crystal whose bottom edge terminate within the crystal। ठीक, ये जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आया था उसकी तुमको दिख रही है, ये जिसको अभी मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो बॉटम एज थी, बॉटम एज जो है वो क्रिस्टल में ही टर्मिनेट हो गई, और इस एज को ही अपन ने क्या बोला? एज डिसलोकेशन लाइन, या सिंपली डिसलोकेशन लाइन, राइट। और इसी की वजह से इस डिफेक्ट का नाम क्या है? एज डिसलोकेशन डिफेक्ट है, कि इसमें एक एज इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये जो एज थी, ये एज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी क्रिस्टल में, राइट। उसके जो बॉटम के एटम्स हैं वो नीचे की तरफ किसी से बॉन्डेड नहीं है, उन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखे, तो वो हाई एनर्जी स्टेट पे। ठीक है क्या? यहाँ तक की बात क्लियर है क्या भैया? अब तुम एक चीज समझो कि ये जो एज डिसलोकेशन था ये 2 टाइप का था। एक होता है पॉजिटिव एज डिसलोकेशन और एक होता है नेगेटिव एज डिसलोकेशन। अभी जो मैंने डिस्कस किया, ठीक, वो था पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। ठीक है, कि ऊपर जो है वो मतलब अपर हाफ में एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आया आएगा। ठीक, जो अपर पोर्शन था उसमें एक्स्ट्रा हाफ प्लेन क्रिएट हुआ है, उसको अपन ने बोला पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। या उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ प्लेन इज अबव द डिसलोकेशन लाइन। जो डिसलोकेशन लाइन थी, ये देखो, ये ग्रीन कलर की जो मैंने शो करी, ये थी डिसलोकेशन लाइन, उसके ऊपर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है। ठीक, तो इसको बोला पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, और इसका सिंबल क्या है? उल्टा टी, इन्वर्टेड टी, राइट। ऐसे ही नेगेटिव एज डिसलोकेशन भी होता है। नेगेटिव एज डिसलोकेशन में क्या आ जाएगा? अब तुम समझ जाओ यार, उसमें जो डिसलोकेशन लाइन होगी, डिसलोकेशन लाइन के नीचे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन होगा। तो ये तुमको दिख रहा है कि ये डिसलोकेशन लाइन थी, ठीक, उसके नीचे ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन बना हुआ है। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे क्लियर है क्या यहाँ तक की बात? ठीक है, अच्छा उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ना ये जो नीचे के एटम्स हैं, ये वाले एटम्स,
इनमें कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड क्रिएट होगी। अरे समझ में आया, इनमें कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड क्रिएट होगी, जबकि ये जो ऊपर के एटम्स हैं, ठीक, वो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, पास आना चाहेंगे। तो जो ऊपर के एटम्स थे उनमें क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड क्रिएट हो गई, बोलो यार। ठीक है, तो ऊपर वाले में यहाँ टेंसाइल हो गई, यहाँ पे कंप्रेसिव हो गई। ठीक है, डेफिनेशन भी क्लियर है। एटम्स अबव द डिसलोकेशन लाइन कम क्लोजर एंड गेट्स टेंसाइल स्ट्रेसेस व्हाइल एटम्स बिलो द डिसलोकेशन लाइन गेट्स अवे फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ये था नेगेटिव एज डिसलोकेशन के लिए लिखा हुआ। ठीक, सो आई होप दैट यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक चीज समझो कि भैया ये जो डिसलोकेशन आया, ठीक, ये जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आया, इसकी वजह से स्ट्रेसेस क्रिएट हुए, स्ट्रेन फील्ड क्रिएट हुई। अब भैया स्ट्रेन फील्ड क्रिएट हुई तो जो एटम्स है ना, उनमें एनर्जी आ गई है, वो हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच चुके हैं। ठीक, तो उनके साथ में कुछ एक स्ट्रेन एनर्जी एसोसिएटेड है। उस स्ट्रेन एनर्जी को अपन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, और उस इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ GB² होता है। ठीक, डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है, एक बार ESE 2007 में क्वेश्चन आया था, सिंपल तुम बस नोटेशन याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, हाफ GB²। जी जो है वो भैया तुम उससे बहुत अच्छे से परिचित हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो अपन पढ़ते हैं, शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक, शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यूनिट होती न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। बी जो है वो बर्गर वेक्टर है। ठीक, बर्गर वेक्टर क्या है वो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक, उसको क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये जो थी इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी एसोसिएटेड विद डिसलोकेशन पर यूनिट लेंथ, ठीक, यूनिट लेंथ के लिए थी। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर मीटर। ठीक है, जूल नहीं होगी, यूनिट लेंथ के लिए थी, तो जूल पर मीटर इसकी यूनिट है ओवरऑल। ठीक है, ओके भैया, यहाँ तक की बात अपने को समझ में आ गई है। ठीक, अब अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि डिसलोकेशन क्या था, एज डिसलोकेशन क्या था, वो हमने क्लियर कर लिया। अब इसको समझने का एक तरीका और है, तो अपन उस तरीके से समझ रहे हैं, और यहाँ पे आपको बर्गर वेक्टर भी क्लियर होगा, और जो टेंजेंशियल वेक्टर मैंने टी वेक्टर बनाया है वो भी क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है ऊपर का, अनदर वे लिखा हुआ है, इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ देखो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल था। इस परफेक्ट क्रिस्टल में एक तरफ की वॉल जो थी वो मैंने फिक्स कर दी, राइट, और दूसरी तरफ में ये जो अपर हाफ पोर्शन है उसमें मैं शियर स्ट्रेस टाउ लगा रहा हूँ, राइट। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है कि एक तरफ की वॉल जो थी वो फिक्स थी, और दूसरी तरफ से अपर हाफ पोर्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, शियर स्ट्रेस लगा रहा हूँ। तो ये देखो ये वही डायग्राम बना हुआ है, ये शियर स्ट्रेस टाउ अप्लाई हो रहा है। ठीक है क्या भैया, अब भैया क्या हुआ, ये शियर स्ट्रेस जो था इसकी वैल्यू इतनी थी कि भैया इसने जो एटम्स थे, यहाँ पे जो ये एटम्स थे इनिशियल टाइम पे, ये जिनको मैंने डॉटेड डॉटेड दिखा रखा है, उन एटम्स को आगे की तरफ बढ़ा दिया। वो एटम्स एक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ट्रेवल कर गए, राइट। क्या ट्रेवल कर गए, वो एक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, मतलब दो एटम्स के बीच की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर गए, यूनिट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ट्रेवल कर गए, या मैं बोल दूं कि उन्होंने यूनिट लेटिस ट्रांसलेशन ट्रेवल कर लिया। ठीक है, लेटिस जो था वो तुमको याद हो तो पॉइंट्स का अरेंजमेंट, ठीक, वो होता है लेटिस, तो ये यूनिट लेटिस ट्रांसलेशन उन्होंने ट्रेवल कर लिया। ठीक, मतलब क्या हुआ कि अभी जो तुमको ये तीन एटम दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, वो इनिशियल टाइम पे कहाँ थे, वो इनिशियल टाइम पे ये डॉटेड वाले थे, ये और ये। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, स्ट्रेस लगने के कारण वो एटम आगे बढ़े। ठीक, उनका इनिशियल टाइम पे इस एटम का इससे बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये जो जो तीन एटम आगे बढ़ के आए थे, उन आगे बढ़ के उन्होंने ये वाले एटम से नए बॉन्ड बना लिए। और जब वो आगे बढ़े तो भैया उस जगह पे भी तीन एटम्स थे ना, अरे उस जगह पे भी तीन एटम्स थे ना भैया, तो इन्होंने क्या किया, जो वो तीन एटम्स थे उनको और आगे फेंका। अरे समझ में आया क्या, ठीक, इसको बोला कि ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक, क्या होता है बता रहा हूं, देखो सबसे शुरू में तो जो तीन एटम थे वो आगे बढ़े एक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस टेबल के, उसको अपन ने बोला कि स्लिप हुई। क्या हुआ, स्लिपिंग ऑफ एटम स्टार्ट हुआ। ठीक, स्लिपिंग का मतलब था
ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हुई और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई और एटम्स जो है वो स्लिप कर करके आगे बढ़ने लगे, इसको बोला अपन ने स्लिपिंग। ठीक। और जो ये स्लिपिंग की चेन रिएक्शन अब आगे चालू हो चुकी है कि भैया जो ये ऊपर के 3 एटम्स थे वो आगे बढ़े, अब उन्होंने क्या किया, जो नेक्स्ट प्लेन में जो 3 एटम्स थे उनको धक्का दिया, अब वो नेक्स्ट वाले और आगे बढ़े, वो और आगे वालों को धक्का देंगे। ठीक। तो मैंने बोल दिया कि एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो गया। डोमिनो इफेक्ट बोले तो चेन रिएक्शन ऑफ स्लिपिंग। ठीक, स्लिपिंग की चेन रिएक्शन चालू हो गई। ठीक है भैया, तब वो इफेक्ट जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, यहां तक बढ़ा, यहां तक बढ़ा, यहां तक बढ़ा। एक टाइम ऐसा आया कि भैया यहाँ पे जो इनिशियल टाइम पे 3 एटम्स थे वो आगे बढ़ के इस जगह पे आए, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, ये ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे ये एटम्स आगे बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे ये जो अपोजिट साइड की वॉल है, अपोजिट साइड से जो वॉल थी वो फिक्स थी क्या? अरे अपन ने अपोजिट साइड से स्ट्रक्चर को फिक्स कर रखा है ना। ठीक, तो भैया ये जो अपोजिट साइड का स्ट्रक्चर है, अपोजिट साइड की जो एज है, साइड है, वो क्या करेगी, वो अपोज करेगी इस इफेक्ट का। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा कि ये एक टाइम बाद ये जो एटम्स यहाँ पे आए एक्स्ट्रा हाफ प्लेन में, ये जो 3 एटम्स तुमको दिख रहे हैं, ये एटम्स जब आगे बढ़े तो ये इनसे, ये जो नीचे के 3 एटम्स थे इनसे बॉन्ड बना ही नहीं पाए, क्योंकि उनसे बॉन्ड बनाने के लिए पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा भैया। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तब तो ये जो 3 एटम है ये उससे बॉन्ड बना पाएंगे, समझ लो। पर क्योंकि जैसे जैसे क्रिस्टल में आगे बढ़ रहे थे, तो जो दूसरी साइड की वॉल थी, दूसरी साइड की जो अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जो अपोजिट साइड थी, वो इस डोमिनो इफेक्ट को अपोज कर रही है, और उसके रेजिस्टेंस के कारण, उसके रेजिस्टेंस के कारण ये जो स्लिपिंग की स्ट्रेंथ थी वो कम हुई भैया। और वो कम होने के कारण ये जो 3 एटम्स थे वो भैया बॉन्ड बना ही नहीं पाए, बॉन्ड, पुराने बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाए और नए बॉन्ड बना नहीं पाए। राइट। पर इन्होंने सिर्फ एक काम कर दिया, क्या किया कि जब ये 3 एटम यहाँ पे आए तो इन्होंने जो अगले एटम्स थे ये वाले, उनको बस थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ठीक, बॉन्ड तो वो ब्रेक नहीं कर पाए लेकिन वो थोड़ा सा आगे उन्होंने जरूर बढ़ा दिया। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि बॉन्ड्स की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की उन्होंने। क्या किया कि ये जो नए एटम्स थे इनिशियल टाइम पे, ये जो प्लेन था पूरा, इसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये और ये जो तुमको लाइन दिख रही, ये इनिशियल टाइम पे स्ट्रेट थी, लेकिन वो 3 एटम के कारण ये जो ऊपर का पोर्शन था, वो ऊपर का पोर्शन जो है ऐसा हो गया थोड़ा सा। ठीक, ऊपर के 3 एटम थोड़े आगे खसक गए। समझ में आया? बॉन्ड्स की सिर्फ स्ट्रेचिंग हुई है, और वही वो स्ट्रेचिंग हुई, फिर सेम सेम ये जो 3 एटम आगे खस के, तो इन्होंने क्या करा, अगले प्लेन के जो एटम्स थे उनको भी थोड़ा सा आगे खसका दिया, लेकिन बॉन्ड की ब्रेकिंग अभी भी नहीं हुई है। अरे यहां तक की बात क्लियर है क्या? ठीक, यही पूरे कारनामे मैंने यहाँ पे लिख रखे। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि लेट अस टेक अ परफेक्ट क्रिस्टल एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द अपर हाफ ऑफ द क्रिस्टल। ठीक, एक परफेक्ट क्रिस्टल लिया, उसके अपर हाफ पोर्शन पे अपन ने शियर स्ट्रेस अप्लाई किया। ठीक, फोर्स बोल दो या ज़्यादा सही वर्ड है कि शियर स्ट्रेस मैंने अप्लाई किया। ठीक, शियर स्ट्रेस अप्लाई करने के कारण क्या हुआ, स्लिपिंग हुई। स्लिपिंग क्या चीज़ थी, लिख रखा है, स्लिपिंग है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स ऑफ एटम। ठीक, वो थी स्लिपिंग। एटम्स जो है वो स्लिप करने लगे आगे की तरफ। और स्लिपिंग के बाद में क्या हुआ, डोमिनो इफेक्ट आ गया। डोमिनो इफेक्ट जो है वो क्या था, चेन रिएक्शन थी, स्लिपिंग की चेन रिएक्शन, उसको मैंने बोला डोमिनो इफेक्ट। और डोमिनो इफेक्ट एक टाइम बाद रुक गया भैया, स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हुआ, क्योंकि ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का जो अपनी स्ट्रक्चर था, अपोजिट साइड की जो वॉल थी जिसको अपन ने फिक्स कर रखा था, वो भैया अपोज कर रही थी, रेजिस्टेंस ऑफर कर रही थी। इसकी वजह से जो डोमिनो इफेक्ट था वो रुक गया। और डोमिनो इफेक्ट के रुकने के कारण तुमने एक चीज देखी कि इट रिजल्ट इन द अपीयरेंस ऑफ एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इन द क्रिस्टल हुज बॉटम एज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। ठीक है, कि फाइनली ये जो जब डोमिनो इफेक्ट रुका तो भैया तुमने देखा कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, जिसको मैंने ब्लू कलर से पूरा बना रखा है। ठीक, ये ब्लू कलर का जो तुमको दिख रहा है प्लेन, राइट, वो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन क्रिस्टल में आ चुका है।
और उस एक्स्ट्रा हाफ प्लेन की तुमको दिख रहा है बॉटम एज जो है वो क्रिस्टल के अंदर ही टर्मिनेट हो गई, वो नीचे तक जा नहीं रही है, उसी को अपन ने बोल दिया एज डिसलोकेशन, राइट। पूरा कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है क्या। अब देखो इसमें दो चीज थी, एक तुमको दिख रहा है यहाँ पे एक प्लेन है, अभी रुको मैं उसको डार्क करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ब्लैक कलर से उसको उसमें कलर डाल दिया, ठीक। ये जो प्लेन है ना ब्लैक कलर से जो तुमको दिख रहा है, ये स्लीपिंग प्लेन है, ठीक। स्लीपिंग प्लेन क्या है या स्लीप प्लेन है, ये वो प्लेन है जिसमें जो एज डिसलोकेशन है वो मूव कर रही है, ठीक। जो एज थी ना, जो ये रेड कलर की तुमको लाइन दिख रही ना, जिसको मैंने रेड कलर से शो कर रखा है, ये रेड कलर वाली लाइन, वो रेड कलर की लाइन शुरू में यहाँ थी, फिर आगे बढ़ी, फिर वो फाइनली यहाँ आके रुक गई, ठीक। तो अपनी जो एज डिसलोकेशन जिस प्लेन में ट्रेवल कर रही है उसको मैंने क्या बोला, अरे उसको मैंने क्या बोला, उसको मैंने स्लिप प्लेन बोला। तो ब्लैक कलर बोल दो या ग्रीन कलर बोल दो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कलर डाल रखा है, ठीक है क्या। अरे ठीक है क्या, यहाँ तक की बात क्लियर है तुमको? ओके भैया, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। स्लिप प्लेन क्या था, ठीक। इट इज़ अ प्लेन इन विच डिसलोकेशन मूव्स, राइट। और एक और चीज़ समझो, अब यहीं पे बर्गर वेक्टर की बात आएगी। ये जो बी वेक्टर बना रखा है ना मैंने, बी वेक्टर जो है ये है बर्गर वेक्टर। ये बर्गर वेक्टर क्या होता है, जो स्लिप था, ठीक। स्लिप मतलब एटम्स कितनी डिस्टेंस से आगे बढ़े, ठीक। तो स्लिप का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको डिनोट करने के लिए हम एक बर्गर वेक्टर का यूज करते हैं, राइट। इस केस में बर्गर वेक्टर जो तुमको दिख रहा है बी वेक्टर, उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि उसका मैग्नीट्यूड यूनिट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के इक्वल है। मतलब दो एटम्स जो है वो इतनी दूरी थे, इतने इतने दूर थे, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो बर्गर वेक्टर है इस केस में, राइट। और जब ये यूनिट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के इक्वल होता है बर्गर वेक्टर, तब अपन बोलते हैं कि परफेक्ट डिसलोकेशन हो रहा है, राइट। फुल डिसलोकेशन है या परफेक्ट डिसलोकेशन है। और किसी किसी केस में क्या हो जाता है कि ये बर्गर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फ्रैक्शन ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है, राइट। मतलब हाफ ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हो गया या 1/4 हो गया, तो उस केस में ना पार्शियल डिसलोकेशन एंड स्टेकिंग फॉल्ट डिफेक्ट ये दोनों आ जाते हैं एग्जिस्टेंस में, राइट। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लो, ठीक है। बस मैंने बता दिया, नाम बता दिया कि ऐसा ऐसा केस हो सकता है, राइट। ठीक है भैया, बर्गर वेक्टर तुमको समझ में आ गया, बर्गर वेक्टर क्या चीज़ थी। अब जरा इस डायग्राम को देखो नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो है ये मैंने क्या कर रखा है, ये वाला जो फिगर दिख रहा ना, ये अपन ने बेसिकली जो अपना स्लिप प्लेन था जिसको ऊपर ग्रीन कलर से शो किया है उसका उसका टॉप व्यू बना रखा है, ठीक। जब टॉप से देखोगे ना तो तुमको ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसमें दो चीजें, एक था स्लिप रीजन और एक था नो स्लिप रीजन। ध्यान से सुनना, स्लिप प्लेन के अंदर दो चीजें, ठीक। एक था स्लिप रीजन और एक था नो स्लिप रीजन। स्लिप रीजन क्या चीज है, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। देखो स्लिप रीजन क्या चीज है, स्लिप रीजन वो वाला रीजन है जिसमें एटम्स के जो बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेकिंग हुई और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई, राइट। तो तुमने देखा ये जो अपना एक्स्ट्रा हाफ प्लेन था, उस हाफ प्लेन का जो ये लेफ्ट पोर्शन था, इस लेफ्ट पोर्शन में बिल्कुल भैया जो एटम्स थे उनने क्या किया, जो बॉन्ड्स थे बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हुई और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। इसलिए उसको बोला स्लीप रीजन, ठीक, कि वहां पे स्लीपिंग हुई है। जबकि ये जो नो स्लीप रीजन है, नो स्लीप रीजन मतलब ये वाला पोर्शन, राइट साइड का पोर्शन, राइट साइड के पोर्शन में तुमने देखा कि जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक नहीं हुए या नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं हुई है, सिर्फ स्ट्रेचिंग हुई है बॉन्ड्स की, ठीक। तो उसको मैंने बोला कि वहां पे स्लिपिंग नहीं हुई है, सिर्फ थोड़े से स्ट्रेच हुए हैं अपनी जगह से, वो थोड़े से स्ट्रेच हुए हैं एटम्स, राइट, स्लिप नहीं हुआ है, ठीक। तो उसको बोला अपन ने नो स्लिप रीजन, ठीक। यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब एक और चीज थी भैया कि यहाँ पे दो वेक्टर आते हैं। बर्गर वेक्टर तुमने सीख लिया, एक था टी वेक्टर, टी कैप, टेंजेंशियल वेक्टर। ये जो टेंजेंशियल वेक्टर है ये क्या होता है ना, जो एज डिसलोकेशन है उस एज डिसलोकेशन की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, राइट।
फिर से सुनो, टी वेक्टर जो है, शायद मैंने डेफिनेशन यहाँ कहीं लिख रखी, ये देखो ये रहा, टेंजेंट वेक्टर, ठीक। यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू डिसलोकेशन लाइन, राइट। डिसलोकेशन लाइन के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर अगर तुम बनाओ तो वो क्या होगा भैया, अरे क्या होगा, वो होगा टेंजेंशियल वेक्टर टी वेक्टर, ठीक। तो तुमको दिख रहा है कि ये रेड कलर की जो थी, ये रेड कलर की अपनी डिसलोकेशन लाइन थी, राइट। तो यहाँ पे दिख रहा है ये रेड कलर की अपनी डिसलोकेशन लाइन है, और उसी की डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको मैंने बोल दिया टेंजेंशियल वेक्टर। ये टेंजेंशियल वेक्टर की डायरेक्शन तुम इनवर्ड टू द प्लेन ले सकते हो या आउटवर्ड टू द प्लेन ले सकते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बात ये है कि प्लेन के अंदर या बाहर जा रही है इस केस में, राइट। अब तुम एक रिलेशन देखो भैया, तुमको दिख रहा है टेंजेंशियल वेक्टर की डायरेक्शन ये रही भैया, बर्गर वेक्टर की डायरेक्शन ये रही। अरे क्या बता सकते हो दोनों के बीच के एंगल कितना है, अरे बोल सकते हो क्या इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अरे परपेंडिकुलर हुए क्या। बर्गर वेक्टर ये रहा, टेंजेंशियल वेक्टर ये जा रहा है इनवर्ट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया क्या, अरे परपेंडिकुलर हो गए क्या। यही पॉइंट तो मैंने यहाँ लिख रखा है, यही पॉइंट तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि एज डिसलोकेशन में बर्गर वेक्टर जो एज डिसलोकेशन लाइन है उसके परपेंडिकुलर है या टेंजेंशियल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से ये चीज़ समझना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। तो अगर तुम ये डायग्राम याद रखोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। ये जो अपन ने टॉप व्यू बनाया ना, टॉप व्यू याद रखो, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो बर्गर वेक्टर और टेंजेंशियल वेक्टर में तुमको दिख रहा है एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, राइट। यहाँ पे एक बात और आती है, वो एक बात ये है कि भैया तुमको दिख रहा है कि एज डिसलोकेशन शुरू में यहाँ थी, फिर वो आगे बढ़ी, फिर वो आगे बढ़ी, फाइनली वो यहाँ पे आके अभी रुक चुकी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एज डिसलोकेशन लाइन की जो डायरेक्शन है वो अभी इस केस में लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। और बर्गर वेक्टर की डायरेक्शन भी तुमको दिख रही है लेफ्ट टू राइट है। तो देखो क्या मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूँ क्या कि एज डिसलोकेशन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ बर्गर वेक्टर, राइट। और बर्गर वेक्टर जो था वो अपने शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन में ही है, ठीक है। देखो ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये अलग अलग क्वेश्चंस बोल रहा हूँ मैं, ठीक। जाके देखना जो इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उनमें ये सब बहुत पूछे, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। फिर से सुनो, 3 पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बर्गर वेक्टर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ एज डिसलोकेशन। मैं एज डिसलोकेशन की बात कर रहा हूँ, अभी स्क्रू में या मिक्स की बात नहीं की, एज डिसलोकेशन का बोल रहा हूँ। सुनो, बर्गर वेक्टर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, राइट। दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बर्गर वेक्टर, या दूसरा पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि एज डिसलोकेशन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ बर्गर वेक्टर, ये भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बर्गर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एज डिसलोकेशन लाइन, ठीक है। बर्गर वेक्टर डिसलोकेशन लाइन के परपेंडिकुलर है, लेकिन बर्गर वेक्टर और डिसलोकेशन लाइन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है क्या। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे, ठीक। ठीक है भैया, यहाँ की पूरी बात हो चुकी है, ये अपन ने समझ लिया, ओके। अब क्या पॉइंट आता है, अब भैया ये आता है, एक आता है क्लोज्ड बर्गर सर्किट और ओपन बर्गर सर्किट, ठीक। ये क्या चीज है समझते हैं भैया। देखो पहला डायग्राम है परफेक्ट क्रिस्टल का, ठीक, जिसमें कोई तुमको दिख रहा है कोई एज डिसलोकेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा हाफ प्लेन नहीं है, ठीक। उस केस में अगर तुम मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हो, ये मान लो मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ठीक, और मैं उससे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, ये पहली इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये दूसरी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में मैं 3 इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, 1 2 3। अब वापस हॉरिजॉन्टल में आ रहा हूँ तो 2 इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक। हॉरिजॉन्टल में भी सेम रखना है, वर्टिकल में भी सेम रखना है। फिर वर्टिकल में आया तो वर्टिकल में 3 इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो तुमने देखा कि जब मैंने ये कारनामे किए तो भैया जब मैं जहाँ से चालू हुआ था उसी पॉइंट पे आ चुका हूँ, ठीक है। मतलब मेरा स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट सेम हो गया क्या, मतलब सर्किट क्लोज हो गया क्या। तो भैया मैं बोल सकता हूँ क्या कि अगर परफेक्ट क्रिस्टल है जिसमें कोई डिसलोकेशन नहीं प्रेजेंट है, तो उस केस में जो
सर्किट बनेगा वो क्लोज्ड सर्किट बनेगा, उसको अपन ने बोल दिया क्लोज्ड बर्गर सर्किट, राइट। जबकि एक केस मैंने लिया जिसमें मैंने जो डिसलोकेशन थी ना वो लिया, और डिसलोकेशन के अराउंड अपन एक सर्किट बना रहे हैं, कोशिश करके देख रहे हैं एक सर्किट जो बन रहा है, और फिर देखेंगे कि वो ओपन है या क्लोज है। तो ठीक है भैया, मैं इस पॉइंट से चलना चालू हुआ, ये एस जो स्टार्ट पॉइंट है, एक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस 2 3 4, ठीक, हॉरिजॉन्टल में 4 चल रहा हूँ, वर्टिकल में देखो 1 2 3 4 5, वर्टिकल में 5 चले, हॉरिजॉन्टल में आया 4 चलना, 1 2 3 4, वर्टिकल में 1 2 3 4 5, फाइनली फिनिश पॉइंट ये आ गया, ठीक। क्या तुमको कंसेप्ट क्लियर हुआ? तुमने देखा कि भैया जब डिसलोकेशन इन्वॉल्व थी सर्किट में, तो भैया जो मेरा स्टार्ट पॉइंट था और जो मेरा फिनिश पॉइंट था वो सेम नहीं आ पाए, मतलब सर्किट क्लोज हो ही नहीं पाया, मतलब ओपन सर्किट बन रहा है, ठीक। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि अगर डिसलोकेशन के अराउंड में एक सर्किट बनाऊं तो भैया जो वो बर्गर सर्किट बनेगा वो ओपन सर्किट ही होगा, क्लोज नहीं होने वाला, राइट। ये तुमको दिख रहा है कि ये डिसलोकेशन था ना, ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन था, और उसकी जो एज होगी, ठीक, वो एज जो होगी वो क्या होगी, वो एज डिसलोकेशन हो गई, ठीक। अरे यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? अब एक पॉइंट और था, 2 क्वेश्चन और आते हैं। डिसलोकेशन के मोशंस होते हैं, एक होता है क्लाइम मोशन और एक होता है ग्लाइड और क्लाइम। इन पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम्स में, राइट। तो ये भी अपन देखते हैं क्या चीज़ है, क्लाइम क्या होता है, ग्लाइड क्या होता है, ठीक। सबसे पहले तो तुम ग्लाइड मोशन देखते हैं। ग्लाइड मोशन ऐसा है कि तुमको दिख रहा है, ये मैंने वही अपना एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन तुमको दिख रहा है, ये जो था ये पूरा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन था, ठीक। उसको मान लो मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ये लो, ये ऐसा कुछ, ठीक। ये ऐसा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है क्रिस्टल में, ये पूरा 3D में बात चल रही है, समझ जाओ। अपन सिर्फ फ्रंट पोर्शन बना रहे हैं, फ्रंट पोर्शन दिखा रहे हैं, ठीक। तो अभी तुमको दिख रहा है कि जो एज डिसलोकेशन लाइन है, ठीक, वो मैंने लिख रखा है, ये उल्टा टी जो है, उल्टे टी से, इन्वर्टेड टी से दिखा रखी है, शो कर रखी है, ठीक। अब हुआ क्या कि ये जो डिसलोकेशन लाइन है, इधर से मान लो मैं शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा था, टाउ अप्लाई कर रहा था शेयर स्ट्रेस। अब ये डिसलोकेशन लाइन आगे बढ़ रही है, राइट। आगे बढ़ रही है मतलब ये वाला जो था इसने नए वाले के साथ बॉन्ड बनाए और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक। तो देख लो जरा, ये नेक्स्ट डायग्राम देखो, ये जो नेक्स्ट डायग्राम है ना, ये वही सिचुएशन को बता रहा है, ठीक। तो तुमको दिख रहा है कि ये डिसलोकेशन लाइन जो है, एज डिसलोकेशन लाइन है, वो आगे ट्रेवल कर गई, ठीक। ये जो मोशन परफॉर्म हुआ ना, इसी को अपन ने बोला ग्लाइड। ग्लाइड मोशन क्या था? मोशन ऑफ डिसलोकेशन इन इट्स ओन स्लिप प्लेन। स्लिप प्लेन में चेंज नहीं हुआ है, ये था स्लिप प्लेन नंबर 1, ये था स्लिप प्लेन नंबर 1। सेम स्लिप प्लेन में डिसलोकेशन ने मूव किया, तो उसको तुमने क्या बोला? अरे क्या बोला उसको? तुमने बोला ग्लाइड मोशन, राइट। जबकि अभी अपन देखेंगे क्लाइम मोशन क्या है, तो जरा जरा समझो। क्लाइम मोशन में जो स्लिप प्लेन होता है ना वो चेंज हो जाता है। जरा अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक। क्लाइम मोशन जो है वो ऐसा है, देखो ये थी अपनी एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, और उसका जो ये लोवेस्ट एज होगी, बॉटम की एज जो होगी वो होगी एज डिसलोकेशन लाइन, राइट, ठीक। और यहाँ रेड कलर से जो मैंने बना रखा है वो सेम ही एटम है, ठीक। वो ये जो वाइट कलर के दूसरे एटम है उनके ही जैसा एटम है, सिर्फ उसको रेड दिखाने की वजह ये है कि वो जो एटम है ना वो कुछ कारनामे अभी करेगा, ठीक, इसलिए मैंने उसको रेड कलर से दिखाया, बाकी वो है सेम, ठीक। कोई नया नहीं है कि तुमने कोई सब्सटीट्यूशनल एटम, कोई नया एटम डाला। अब देखो हुआ क्या कि ये जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन था और ये जो रेड वाला एटम था, ये चल रहे थे क्रिस्टल में भैया। चलते चलते इन्होंने देखा कि भैया आगे की तरफ यहाँ पे कोई कोई डिफेक्ट आ गया, कोई वैकेंसी आ गई, ठीक। वो डिफेक्ट जो है वो वैकेंसी के रूप में भी हो सकता है, तो एक वैकेंसी आ गई, मतलब वहाँ पे कोई एटम ही नहीं है, ठीक। तो भैया जब इस रेड वाले एटम ने देखा कि वहाँ पे वैकेंसी आ गई है, तो इसने क्या सोचा कि यार ये जो ऊपर के जो दोनों एटम्स हैं वो धक्का देंगे इनको, ठीक, और ये फिर उठ के यहाँ पे आएगा,
तो ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा ये जो 3 एटम थे पूरे के पूरे 3 एटम आगे आ जाएंगे। ठीक, एक केस ये था। दूसरा, इस रेड वाले एटम ने ये सोचा कि भैया एक काम करो, ये जो ऊपर के जो 2 एटम है ना उनको छोड़ो, मेरे को तो वैकेंसी दिख रही ना, तो मैं जाता हूँ यहाँ से और सीधा वैकेंसी की जगह पे जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि उस केस में सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो 2 एटम है इनको धकाना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो उस केस में एनर्जी कम लग रही होगी। तो ये जो लाल वाला अपना एटम था ये सीधा उठा और उस वैकेंसी की जगह पे जाके बैठ गया। राइट, देखो ये नेक्स्ट डायग्राम में वही दिखाया कि रेड वाला अपना एटम उठा और वैकेंसी की जगह पे जाके बैठ गया। ठीक, ये 2 एटम वहीं के वहीं रह गए, ये 2 एटम वहीं के वहीं रह गए भैया, और अब यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। ठीक, तो अब तुम देखो इस केस में जरा सिचुएशन देखो, स्लिप प्लेन पे फोकस करो। पहले स्लिप प्लेन था नीचे, अब स्लिप प्लेन एक इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऊपर आ चुका है। ठीक, स्लिप प्लेन की पोजीशन चेंज हो चुकी है, दिख रहा है ना तुमको? अरे अभी दिख रहा है, ऊपर 2 ही एटम थे पहले वाले स्लिप प्लेन में, स्लिप प्लेन के ऊपर 3 एटम थे। ठीक, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इसको अपन ने बोला क्या? क्लाइंब मोशन। राइट, कि मोशन ऑफ डिसलोकेशन फ्रॉम वन स्लिप प्लेन टू अदर एडजेसेंट पैरेलल स्लिप प्लेन। ठीक, इसको मैंने बोला क्लाइंब मोशन। ठीक, और अगर इस डायग्राम पे तुम फोकस करो, इस डायग्राम पे अगर तुम फोकस करो तो इस डायग्राम में भैया क्लाइंब और ग्लाइड मोशन दोनों को समझा रखा है मैंने एक ही डायग्राम में। तो ओवरऑल तुमको सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है बस। अगर तुम ये डायग्राम याद रखते हो तुमको क्लाइंब और ग्लाइड मोशन की डेफिनेशन क्लियर है। ठीक, इस डायग्राम में बेसिकली क्या है, ये रहा स्लिप प्लेन नंबर 2, ये रहा स्लिप प्लेन नंबर 1। ठीक, ये स्लिप प्लेन 1 है, स्लिप प्लेन 2 है। तुम देखो 1 से 2 जो हो रहा है वो बेसिकली 1 से 2 क्या था, वो ये वाला मोशन था जो अपन ने अभी ग्लाइड मोशन पढ़ा ना, ये वाला। ठीक, कि जो डिसलोकेशन है वो अपने ही स्लिप प्लेन में ग्लाइड कर रही है, अपने ही स्लिप प्लेन में मूव कर रही है। तो 1 से 2 जो मोशन हो रहा है, क्या मैं उसको ग्लाइड बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ऐसे ही अगर तुम 3 से 4 पे फोकस करो, जो 3 से 4 पे फोकस करो, तो ये जो उल्टा टी है, उल्टा टी मतलब पॉजिटिव एज डिसलोकेशन। तो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन सेम स्लिप प्लेन में, स्लिप प्लेन नंबर 2 में ग्लाइड करके आगे बढ़ रही है। ठीक, वो हुआ ग्लाइड मोशन। जबकि अगर तुम 2 से 3 पे फोकस करो तो भैया 2 से 3 पे क्लाइंब मोशन हो गया है यार। ठीक है, कि जो डिसलोकेशन थी वो एक स्लिप प्लेन से दूसरे एडजेसेंट पैरेलल स्लिप प्लेन में ट्रेवल कर गई। ठीक, उसको मैंने बोल दिया क्लाइंब मोशन। अरे समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? तो क्लाइंब कब आया? जब यहाँ पे डिफेक्ट आया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, उस केस में क्लाइंब मोशन एग्जिस्टेंस में आ गया। राइट, ये थी भैया पूरी की पूरी कहानी। जो डिफेक्ट था, एज डिसलोकेशन डिफेक्ट था, उसकी पूरी कहानी थी। और जो ये शुरू में तुमको अब ये समझ में आ गया होगा कि एज डिसलोकेशन का तो समझ आ गया कि बर्गर वेक्टर जो है वो टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, या मैं ऐसा बोल दूं कि बर्गर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एज डिसलोकेशन लाइन। ठीक, और जो एज डिसलोकेशन में रिलेशन है ना, उसके ठीक अपोजिट बना दो स्क्रू के। राइट, मतलब जो परपेंडिकुलर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे पैरेलल वर्ड से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। मतलब स्क्रू डिसलोकेशन में जो बर्गर वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा स्क्रू डिसलोकेशन के। राइट, स्क्रू डिसलोकेशन के लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि उसमें जो एक दूसरा पॉइंट कि बर्गर वेक्टर मूव्स परपेंडिकुलर टू स्क्रू डिसलोकेशन लाइन। ठीक, बर्गर वेक्टर जो है वो पैरेलल है स्क्रू डिसलोकेशन के, लेकिन जब मोशन की बात आ रही है तो बर्गर वेक्टर मूव्स परपेंडिकुलर टू स्क्रू डिसलोकेशन लाइन। ठीक है, अरे अपन ने जो इसके 3 पॉइंट डिस्कस किए ना, एज डिसलोकेशन के, उनमें से परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल लगा दो, दैट्स इट, तो वो बन जाएगा स्क्रू। स्क्रू की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैं डायग्राम दिखा दूंगा। वो जो मिक्स्ड डिसलोकेशन होता है ना, तो मिक्स्ड डिसलोकेशन में ये होता है कि वो एज और स्क्रू का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब वहाँ पे जो बर्गर वेक्टर होता है ना, वो जो टेंजेंशियल वेक्टर है अपना, उसके किसी एंगल पे होता है, पर्टिकुलर एंगल पे, और वो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता है और 180 डिग्री नहीं हो सकता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बर्गर वेक्टर इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू द टेंजेंट वेक्टर टू द डिसलोकेशन लाइन। राइट, उस केस में हो जाएगा
मिक्स्ड डिसलोकेशन। ठीक है क्या? अरे यहाँ तक की बात तुमको क्लियर है क्या? एक पॉइंट देखो, वो ये था, अपन ने ये बात अभी नहीं की है कि भैया ये जो डिसलोकेशन था, डिसलोकेशन के आने से परेशानी क्या हुई। अपन ने पूरा समझ लिया, कंसेप्ट तो क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आप बोल रहे हो कि सर एक्स्ट्रा हाफ प्लेन आ गया क्रिस्टल में, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुई ये बताओ ना, इसको डिफेक्ट की कैटेगरी में क्यों रखा है? भैया ऐसा है कि डिसलोकेशन के आने से मटेरियल्स के जो एटम्स थे, एटम्स जो है वो तुमको दिख रहा है, एक डिसलोकेशन आया तो उसने स्ट्रेन फील्ड क्रिएट की, राइट? ये तुमको दिख रहा है कि जैसे ये इस केस में अपर पोर्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड आई, लोअर पोर्शन में टेंजेंशियल स्ट्रेन फील्ड क्रिएट हो गई। तो भैया ये स्ट्रेन फील्ड क्रिएट हुई, एटम्स हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच गए। मतलब अगर तुम बाहर से थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हो ना, थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो ये जो एटम्स होंगे ना, बॉन्ड्स ब्रेक कर लेंगे, और वो बॉन्ड्स को ब्रेक करते करते और अगले बॉन्ड, अगले एटम्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करवाएंगे, फिर वो अगले एटम अगले एटम्स के बॉन्ड्स को ब्रेक कराएंगे। ऐसे करते करते जो बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी वो भैया क्रिस्टल की सरफेस तक पहुंच जाएगी, और तुमको दिखेगा कि मटेरियल में पूरा का पूरा एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ चुका है, राइट? तो भैया डिसलोकेशन के आने की वजह से जो मटेरियल का फेलियर है ना वो इजीली हो जाता है, या सिंपली मैं बोलूँ मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कम फोर्स पे भी आ जाएगा। मैंने दो मटेरियल लिए, एक मटेरियल था जिसमें जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन मटेरियल था जिसमें कोई डिसलोकेशन नहीं है, दूसरा मटेरियल मैंने लिया जिसमें डिसलोकेशन मौजूद है। दोनों में मैं सेम शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक, जो भी वैल्यू लेना हो, सपोज एक्स मेगा पास्कल शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। तो जो डिसलोकेशन वाला मटेरियल है ना उसमें जल्दी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और हो सकता है कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो ही नहीं, राइट? ये समझ में आया क्या? इसकी एनालॉजी ना तुम वैसे भी समझ सकते हो कि एक बुक थी, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक थी, उसमें मैंने देखा था इन्होंने कैसे बताया था कि तुम डिसलोकेशन को ना इससे रिलेट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिनट यहाँ पे फोकस करो, कि जैसे मान लो ये कारपेट था, ठीक। अब मेरा एम क्या है कि इस कारपेट को मैं डेल्टा डिस्टेंस से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक। तो एक काम तो ये हो सकता है कि भैया अपन इस तरफ से इसको खींच लें, उसको तुम खींच लोगे, अगर पुल कर लोगे तो डेल्टा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाएगा। एक तो ये हो सकता है, ठीक। उसमें मान लो मैं फोर्स F1 लगा रहा हूँ। दूसरा केस ये था कि भैया तुम क्या करो, इस कारपेट में पीछे की तरफ ये थोड़ा सा हम्प क्रिएट करो, ठीक। वो हम्प जो होगा वो डेल्टा के इक्वल होगा, ठीक। उतना हम्प क्रिएट करो और फिर उस हम्प को आगे बढ़ाते चलो। मतलब नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो ये होगा कि ये हम्प आगे बढ़ रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो ये होगा कि ये हम्प ऐसा कुछ आगे बढ़ रहा है। ऐसे करते करते फाइनली तुम यहाँ पे डेल्टा डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर गए। तो तुम देखोगे कि इस हम्प को तुम धका रहे हो, पुश कर रहे हो, उस केस में जो फोर्स लग रहा है वो मान लो F2 था, इस F2 की वैल्यू कई गुना कम है F1 से। ये था, सेम केस होता है डिसलोकेशन में, ठीक। ये जो हम्प है ना, इस हम्प को तुम ऐसे समझ लो कि ये अपना एक्स्ट्रा हाफ प्लेन था, ठीक। तो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन के आ जाने से ये कारनामे होते हैं क्रिस्टल में, ठीक है। तो आई होप दैट आपको अभी तक की जो भी कहानी मैंने समझाई है वो समझ में आई होगी, राइट? पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि डिसलोकेशन क्या होता है। इसके जो भी अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो आप जाके देखना प्रीवियस ईयर आपसे सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। और दूसरा काम एक ये कर रखा है कि ये जो नोट्स हैं, ये जो मैंने पूरा बना रखा है, इसकी PDF जो है वो जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने डाल दी है, अभी मैं डाल दूंगा, ठीक। तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में भी लिखी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखी है, राइट। लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।